भाई लास्ट क्लास में जो मैंने पढ़ाया था, जहां मैंने छोड़ा था वो था कि डेल्टा यू डब्ल्यू एडियाबैटिक के बराबर है। तो हम कुछ भी उल्टा सीधा नहीं फेंकेंगे, मतलब जल्दबाजी में। इसका मतलब ये था कि अगर मैं वर्डों में लिख दूं कि इंटरनल एनर्जी में उतना ही चेंज आएगा इंटरनल एनर्जी में उतना ही चेंज आएगा जितना वर्क डन सिस्टम पर, या अभी ऐसे मत लिखो, जितना वर्क डन होगा इतना लिख लो, जितना वर्क डन एडियाबैटिकली होगा। अगर आपको इसी में दिक्कत है तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल क्लियर बात कि अगर आपको इसमें दिक्कत है तो आपको थोड़ी देर में कम समझ में आ सकता है। तो मैं 15 सेकंड दूंगा कि तुम्हें इसमें अगर समझना है तो मैं इसे समझा सकता हूँ, नहीं समझना है तो आगे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर समझा दो। कौन? सर वो आदित्य बोला, सर थोड़ा समझा दो इसके बारे में थोड़ा। तो कल मैंने ये बताया था कि अगर आप जो ये एनसीईआरटी के तरीका है समझाने के तरीके तो बहुत है। तो मैंने आपको ये बताया था कि आप अगर ऐसी दीवारें लेंगे जो एडियाबैटिक हो, और ये तो बड़ा एक छोटी सी बात है इस चैप्टर की। ये ऐसा चैप्टर है जिसमें कुछ भी रटने के लिए नहीं है। एडियाबैटिक वॉल का मतलब ऐसा होता है कि पूछा जाता है पेपर में, व्हाट इज एडियाबैटिक वॉल। एडियाबैटिक वॉल का मतलब ऐसी दीवारें जिनसे हीट अंदर बाहर नहीं हो सकती, नो हीट एक्सचेंज। ये ऐसी दीवारें हैं जिनसे हीट अंदर बाहर नहीं हो सकती। यानी अगर कोई हीट अंदर बनती है तो हीट का नेचर होता है कि वो ट्रैवल करती है, एनर्जी का नेचर होता है, ये कह लीजिए एनर्जी का नेचर होता है कि वो ट्रैवल करती है। तो एनर्जी ट्रैवल करेगी अगर बाहर, बाहर को कहते हैं सराउंडिंग, और ये सिस्टम है। तो अगर एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग में जाती है तो वो दीवार से होकर जाएगी, लेकिन अगर दीवारें उसे जाने नहीं देती हैं तो एनर्जी अंदर ही रहेगी। तो अगर मैं इस व्हील से, जो कि मिक्सचर की तरह होता है, मिक्सर जो होता है जो मिक्स करता है, उससे 1000 जूल वर्क कर दूं, घुमा दूं इसे, और मान लो घुमाने पर कि इसका वर्क 1000 जूल है। तो अगर मैं इस पर 1000 जूल वर्क कर दूं पानी को चर्न करके, तो यहां एक बात समझने वाली ये है कि आप जिस चीज पर जितना वर्क करते हैं, अगर मेरे ऊपर कोई 500 जूल वर्क करके चला जाए तो मेरे अंदर 500 जूल एनर्जी आ जाएगी। वर्क करने का मतलब जैसे मुझे किसी ने फोर्स लगा दिया मुझ पर, यानी मुझे धक्का दे दिया और डिस्प्लेस कर दिया मुझे, यानी किसी ने मुझे 500 जूल एनर्जी से, यानी 500 जूल मेरे ऊपर वर्क कर दिया किसी ने, तो मेरे अंदर 500 जूल एनर्जी आ जाएगी। इससे सिंपल एग्जांपल है, अगर आपने गाड़ी को पुश करते हुए उस पर 1000 जूल वर्क कर दिया तो 1000 जूल गाड़ी के अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो अगर मैंने 1000 जूल वर्क किया तो 1000 जूल एनर्जी अंदर आ जाएगी। तो डेल्टा यू जो होता है वो होता है U2 माइनस U1, फाइनल एनर्जी
माइनस इनिशियल। मुझे नहीं पता फाइनल इंटरनल एनर्जी कितनी है, मुझे नहीं पता इनिशियल कितनी है। क्यों नहीं पता? क्योंकि इंटरनल एनर्जी बहुत सारी एनर्जीज का सम होता है, तो मैं नहीं कह सकता कि मुझे ये कितनी वैल्यू है, ये कितनी। मगर मैं अंतर बता सकता हूं, पहले और अब में 1000 जूल का अंतर है। ये पक्का कैसे कि 1000 जूल एनर्जी अंदर ही है, क्योंकि एनर्जी बाहर नहीं जा पाएगी, क्योंकि दीवारें आइडियाबैटिकली है। अगर ये दीवारें सिंपल होती तो एनर्जी अंदर बनती और वो बाहर भी जाती रहती बर्तन से, हीट मान लो इसे। लेकिन बाहर नहीं जा रही, अंदर ही है। तो मैं ये पक्का है, मुझे पता है कि इंटरनल एनर्जी 1000 जूल बढ़ गई है। अब बताओ, यही समझाया था मैंने कि नहीं? यस सर। देखो कितने बज रहे हैं, 9:25। कुशन, केन, अफजल खान, मनीषा गोयल तो चलो ठीक, इन्हें लग रहा है कि मैं इन्हें ऐड करूंगा। ऐसी पढ़ाई मैंने नहीं करवाई है किसी को, एक को करूंगा बस, मनीषा को। सुनो, इंटरनल एनर्जी में 1000 जूल का अंतर आएगा। यानी आपको ये समझना है कि इंटरनल एनर्जी में उतना ही चेंज आता है जितना वर्क डन किया जाता है एडियाबैटिकली। अगर आपको ये बात समझ ना आए, इस पर डाउट है, तो उसका एक कारण सबसे बड़ा वही है कि आपने उसको रीड नहीं किया है। और अगर आपने ऐसा किया है तो जब तक आपको नहीं चलना चाहिए आगे, या नहीं पढ़ना चाहिए, जब तक आपको ये बात क्लियर नहीं है, इससे आपको परेशानी होगी। चलो ठीक है, ये तो लास्ट क्लास का ही टॉपिक था। डेल्टा यू उतना ही आएगा इंटरनल जितना वर्क डन किया जाएगा। अब एक दूसरी चीज समझानी है, सुनो, स्क्रीनशॉट लो। देखो, भाई अगला टॉपिक तो और भी टफ है, तो ध्यान देना जरा। अब देखो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, टॉपिक पढ़ना पहले। चेंज इन इंटरनल एनर्जी फ्रॉम हीट, हीट से चेंज करूंगा मैं इंटरनल एनर्जी। इससे पहले मैंने इंटरनल एनर्जी चेंज की थी वर्क से, और अब मैं इंटरनल एनर्जी चेंज करूंगा हीट से। दोनों बातें मैंने क्लियर बोल दी है। पहले मैंने वर्क डन से इंटरनल एनर्जी चेंज की थी, और अब मैं हीट से। आपको बस देखना है कि मैं कर क्या रहा हूं। लेट सपोज कि ये सिस्टम है, बहुत आराम से लिख रहा हूं इस बात को मैं। मान लीजिए कि मेरे पास पानी है, थोड़ा सा ठंडा पानी है, मान लीजिए कोल्ड वाटर है, या जो भी है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोल्ड है क्या है। इसका टेम्परेचर है T1। क्या मैं ये बता सकता हूं इसका टेम्परेचर कितना है? जी बिल्कुल। इसकी इंटरनल एनर्जी है U1। क्या मैं इंटरनल एनर्जी कितनी है ये बता सकता हूं? बताओ, ये मैं सुनना चाहूंगा। तो सर, नहीं, तो सर, क्योंकि हाँ, क्योंकि ये कई टाइप की एनर्जीज का सम है। अब ये समुद्र है, इमेजिन करना है, यहां से कुछ सीखना है। ये है हॉट सी वाटर, या हॉट सी, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, और अच्छा लिख दूं कभी बाद में समझ ही ना आए। हॉट रिवर चलेगा, सी अक्सर नहीं आता एकदम से पढ़ के समझ में। हॉट रिवर, तो इमेजिन करना यहाँ कितना पानी है, बहुत ज्यादा पानी है। इतना ज्यादा पानी लेने की जरूरत क्या है। मैं इसको, पानी हॉट है याद रखना, मैं इसको इसमें डुबा रहा हूं। अगर मैं इसको डुबाता हूं अंदर, तो ये ठंडा है और बाहर का पानी हॉट है, तो हमेशा हीट हॉट से कोल्ड की ओर जाती है। ये पता होगा तुम्हें शायद, हॉट से कोल्ड की ओर।
यानी हीट बाहर नहीं आएगी, सिर्फ अंदर जाएगी। बाहर नहीं आएगी कि मतलब, यानी इसमें से हीट निकल के बाहर नहीं जाएगी, हीट सिर्फ अंदर जाएगी। और कब तक जाएगी? जब तक दोनों जगह का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाएगा। लेट सपोज कि टेम्परेचर यहां 50 डिग्री है रिवर का, तो फिर क्या होगा, इसका टेम्परेचर भी 50 हो जाएगा कुछ देर में। मान लो ये 25 पे स्टार्ट किया था आपने, 25 पर, ये 25 है मन में मान लीजिए, हीट अंदर जाती रहेगी 25 से 26, 27, 28, 29, 30, 31, 2, 33। जैसे ही टेम्परेचर 50 हो जाएगा तो दोनों तरफ का टेम्परेचर अगर सेम हो गया तो फिर हीट अंदर नहीं जाएगी, या ये कह लीजिए फिर जितनी हीट अंदर जाएगी उतनी ही बाहर आएगी, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। तो ये आपको पक्का ये समझना ये है कि जो हीट अंदर जा रही है वो बाहर नहीं आ रही है। और अगर वो हीट बाहर आती तो फिर हम कैलकुलेट नहीं कर पाते ना, अंदर भी जा रही होती और बाहर भी आ रही होती, तो मैं ये नहीं बता पाता कि एग्जैक्टली कितनी हीट अंदर जाकर समा गई है। अभी मुझे ये विश्वास है कि हीट सिर्फ अंदर गई है, तो जितनी हीट अंदर जाएगी मैं ये समझ जाऊंगा कि उतनी हीट अंदर है, अंदर जाकर वो टिक गई है वहीं। मान लीजिए टेम्परेचर T2 हो गया, टेम्परेचर अगर बदलेगा तो पता नहीं कितने टाइप की एनर्जीज है जो बदल चुकी है, तो इंटरनल एनर्जी पक्का बदलेगी। और अगर टेम्परेचर नहीं बदला है तो इंटरनल एनर्जी भी नहीं बदली है, लेकिन टेम्परेचर बदलेगा 100%, क्योंकि गर्म पानी में आपने इसे डाल दिया था। तो अगर मैं डेल्टा यू निकालू दोनों सिचुएशन में, U2 माइनस U1, तो मेरे को ना तो U2 पता है और ना मेरे को U1, लेकिन मेरे को इतना पता है कि इंटरनल एनर्जी में उतने का ही चेंज आएगा जितनी हीट अंदर गई है। लेट सपोज कि हीट अंदर 1000 जूल गई है, तो 1000 जूल इंटरनल एनर्जी प्लस बढ़ चुकी है। प्लस का मतलब है यानी इंटरनल एनर्जी में उतना ही चेंज आया जितनी हीट अंदर पास की गई है। ये बात समझ में आई कि नहीं, ये बताओ। डिटेल समझनी है इसकी, छोटी छोटी, कि समुद्र में ही क्यों डाला है, ऐसे इस तरीके से समझनी है कि ज्यादा पानी में ही क्यों डाला है। समझ गए ना भाई, जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया सर। हाँ भाई, ऐसा नहीं करना है, मैंने तुम्हें बता दिया आज की तरह। वैसे मैं तुम्हें याद दिला दूंगा अगली क्लास पे। पिछला बिना पढ़े यहाँ टहलने के लिए मत आया करो, समझ के आया करो पढ़ने। पता नहीं तुम्हें कैसे ये आदतें पड़ जाती हैं। समझ के पढ़ने के लिए पहले समझा हुआ हो पिछला, याद करके अप टू डेट आया करो। सुनो यार, ये थोड़ी है कि ये शो, कोई इसको शो मत बनाओ क्लास को कि हम सर पढ़ाएंगे हम देखेंगे, तो ऐसा नहीं है भैया। ये ऐसा काम है जो दोनों तरफ से करना पड़ता है। मैं बस समझाऊंगा, तुम्हें समझना है, समझ के याद करके आना है, फिर मैं समझाऊंगा उससे आगे। अच्छा एक चीज फिर से, थर्मोडायनामिक में या केमिस्ट्री में आप कह सकते हैं, इन थर्मोडायनामिक, अभी तो हम थर्मोडायनामिक पे हैं तो इसमें समझेंगे। इन थर्मोडायनामिक, इफ हीट नहीं, इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। भाई बहुत ढंग से सुनना है ना, ऐसा नहीं, डाउट नहीं लेके चलना है। इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, अगर वर्क सिस्टम ने किया है, मान लो मैं सिस्टम हूं, मैंने वर्क किया है, तो आपको ये बताना है मेरे साथ साथ कि अगर वर्क मैंने किया है तो इससे मेरी एनर्जी घटेगी या बढ़ेगी। मान लो कि मैंने 500 घटेगी। जूल वर्क किया है, घटेगी। घटेगी। घटेगी, ठीक है, तो मेरी एनर्जी घटेगी। तो जब मैं अपना इंटरनल एनर्जी चेंज लिखूंगा, सुनना,
तो वो इंटरनल एनर्जी बताना है मुझे, घटी हुई होगी या बढ़ी हुई होगी? घटी हुई होगी। मैंने वर्क किया, घटी हुई होगी। घटी हुई तो मैंने लिखा -500 जूल। इसका मतलब, माइनस का मतलब इंटरनल एनर्जी 500 जूल घट चुकी है ना? अब सुनो, इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क सिस्टम पर हुआ है, मुझ पे कोई वर्क कर गया है। वर्क करने का मतलब होता है मुझ पे फोर्स कर लगा चुका है, लगा गया है। फोर्स मेरे पे कोई लगाएगा तो मेरे में एनर्जी आ जाएगी। तो इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ऑन और बाय पर जरा नजर रखो। अगर वर्क सिस्टम पर हुआ है तो इंटरनल एनर्जी, मान लो सिस्टम पर हुआ है, यानी मुझ पर, मैं सिस्टम हूं, मुझ पर 500 जूल वर्क हुआ है, तो एनर्जी प्लस में आएगी। तो इंटरनल एनर्जी प्लस और माइनस दोनों में होती है। तो अक्सर ऐसा लिखा रहता है, डेल्टा यू इक्वल्स टू प्लस माइनस डब्ल्यू। इसका मतलब कि एनर्जी, इंटरनल एनर्जी बढ़ भी सकती है और घट भी। वर्क डन पॉजिटिव होगी, वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर वर्क सिस्टम पर हुआ है। नेगेटिव होगी जैसे वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर वर्क सिस्टम ने किया है। इसी तरीके से आप मुझे ये बताएंगे कि डेल्टा यू क्यू, डेल्टा यू प्लस माइनस क्यू। तो आप मुझे बताएंगे कि अगर डेल्टा यू प्लस क्यू है, तो अगर आपको ये लिखा दिख रहा है पेपर पे या बुक में कि डेल्टा यू इक्वल्स टू प्लस क्यू, और कोई बच्चा 5वीं 6ठी क्लास का आपसे पूछे कि भैया ये क्या लिखा है, आसान भाषा में बताना है, तो उसे बताइए कि क्या लिखा है, डेल्टा यू इक्वल्स टू प्लस क्यू, बताओ। Sir, work is done on the system. चलो देखेंगे, बताओ भाई, और कौन बताएगा? सर इंटरनल एनर्जी में हमारा मतलब Q प्लस हुआ है। हाँ सर ठीक है, सिस्टम को और कौन हीट दी बताएगा? गई है। हाँ ये जतिन ने बोला है, तो ये सही है। शायद जतिन ने बोला है कि प्लस क्यू का मतलब ये है कि सिस्टम ने क्यू हीट एब्जॉर्ब की है, यानी अपने अंदर घुसा ली है, तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ी है। जिसने वर्क बोला था वो ये समझ ले कि यहां पर वर्क का सिंबल ही नहीं है। क्यू का मतलब होता है हीट, डब्ल्यू का मतलब होता है वर्क, ये है वर्क। अभी हमने वर्क नहीं कर रहे, हम हीट दे रहे हैं। तो अगर डेल्टा यू माइनस क्यू है, तो अब आप बता सकते हैं, अपनी गलती सुधार सकते हैं। अगर आपको ये लिखा दिख रहा है, अभी आसान लगता है देखते हैं पढ़ने में, तो ये आसान नहीं है, इसको थोड़ा समझना होता है। आपने जो ज्यादातर बच्चों ने आज गलती की है वो ये की है कि आपने पिछली क्लास को हल्के में लिया है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि मैंने 5वां 6वां 7वां चैप्टर इसीलिए पकड़ा था ताकि ये बहुत अच्छे से समझा दो कि किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर किया जा रहा है। और ये डेल्टा यू प्लस क्यू माइनस क्यू, अगर तुम रिकॉर्डिंग देखोगे ना पिछली, तो बहुत आसान लगेगा तुम्हें कि ये डब्ल्यू के इक्वल कैसे आता है या कैसे नहीं आता है। अब ये बताओ, इसका मतलब कैसे बताओगे तुम 6th क्लास के बच्चे को, डेल्टा यू इक्वल टू माइनस क्यू? सर सिस्टम में से Q हीट एनर्जी रिलीज हुई है। वेरी गुड, इतना आसान है ये। अब तुम जैसा आंसर दे रहे हो उस हिसाब से मैं क्वेश्चन पूछ के पढ़ा रहा हूं। सिस्टम में से क्यू हीट निकली है। अब सबसे सिंपल क्वेश्चन जो पेपर में आते ही आते हैं, स्क्रीनशॉट लो, रीजनिंग भी आती है इसमें, जो भी पढ़ाया है मैंने वही पूछा जाएगा, नोट्स में लिखा रहता है सब। स्क्रीनशॉट लो। आप सुनो,
एक इक्वेशन लिखी हुई है, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। इसका मतलब है कि इंटरनल एनर्जी जो चेंज होती है वो हीट से होती है और वर्क डन से। मगर दोनों को प्लस करके क्यों लिख दिया है मैं बताता हूं। ये एक सिस्टम है, इसमें एक गैस है, इस गैस को मैंने सडनली हीट दे दी, सडनली, अचानक से। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सडनली समझना, लेकिन सडनली हीट दोगे तो ही असर नजर आएगा। मैंने इसे सडनली हीट दे दी और बहुत ज्यादा, 2000 जूल। याद रखिए सिस्टम को हीट मिली है, यानी ये हीट एब्जॉर्ब है। इससे पार्टिकल्स में अचानक से ज्यादा एनर्जी आ गई, और अगर ऐसा हुआ तो पिस्टन ऊपर खिसक जाएगा झटके से। और अगर पिस्टन ऊपर खिसका तो पिस्टन को किसने उठाया है? गैस ने। पिस्टन को ऊपर उठाया गैस ने, और गैस क्या है? सिस्टम। तो सिस्टम ने वर्क किया है, और जब पिस्टन ऊपर उठा तो उसका असर किस पे पड़ा? एयर पे। यानी सिस्टम ने एयर को ऊपर उठाया। तो तुम्हें ऐसा नहीं दिख रहा, या हाँ या ना में बताना, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि गैस ने यानी सिस्टम ने सराउंडिंग पे वर्क किया? अगर पिस्टन ऊपर उठा तो सिस्टम ने सराउंडिंग पे वर्क किया, ये बताओ। यस सर। यस सर। हाँ, तो आप ये भी बता दीजिए फिर, जब इतना दिमाग लगाया है, कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम है या वर्क इज डन ऑन द सिस्टम है? बाय द सिस्टम, डन बाय सिस्टम। सिस्टम है। बाय। अब मान लो वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम मान लीजिए कि 700 जूल है। 2000 में से 700, और क्या जरूर थोड़ी है जितनी हीट दोगे सबसे ही वर्क हो जाएगा। वर्क डन बाय द सिस्टम 700 है। तो इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आया? किसकी इंटरनल एनर्जी? सिस्टम की। कितने का चेंज आया? देखो, Q प्लस डब्ल्यू को भी देखने की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे 2000 जूल हीट इन्होंने ली थी एब्जॉर्ब। ये एब्जॉर्ब है तो प्लस में लिखी जाएगी, प्लस 2000। और वर्क डन सिस्टम ने किया है तो वर्क डन माइनस में आएगा। आप करेंगे वर्क डन, सिस्टम करेगा तो वर्क माइनस में। तो प्लस का साइन है यहां पर, प्लस बना रहने दीजिए, लेकिन वर्क लिखना जिसमें है माइनस। यानी फॉर्मूले में से प्लस का माइनस नहीं कर देना है, फॉर्मूला तो प्लस ही है, वैल्यू प्लस और माइनस में डालनी है। एक गलती जो बिल्कुल भी नहीं करनी है, अगर आपसे कोई ऐसा कहे कि डेल्टा यू वर्क डन सडनली हीट एब्जॉर्ब है, अब ये भी अगर मेरे को लिखना पड़ेगा हीट एब्जॉर्ब है, तो भाई फिर क्वेश्चन कैसे करोगे पेपर में? हीट एब्जॉर्ब है, ये प्लस में आएगी। ये प्लस में क्यों आ रही है? क्योंकि अगर सिस्टम हीट लेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, बढ़ने वाली प्लस में आएगी। तो यहां ऐसा नहीं है कि तुम्हें ऐसे लिख दिया प्लस क्यू, वर्क डन बाय द सिस्टम, तुमने लिख लिया अरे सिस्टम की एनर्जी घटेगी इससे, तो घटेगी तो माइनस में लिखना है, तो माइनस डब्ल्यू। अब ये कोई फॉर्मूला नहीं होता है, फॉर्मूला वही है। ध्यान से सुनो, बस अभी कुछ ही दिनों में, 1-2 दिन बाद आप मुझसे यही पूछने लग जाएंगे कि यहां आपने प्लस क्यों लगाया। फॉर्मूला यही है, वैल्यू प्लस और माइनस में डालनी है। अब इंटरनल एनर्जी में चेंज आया 1300 जूल का। मैं मान रहा हूं ये बहुत आसान है, लेकिन मेरे को कुछ पता है, इस वजह से मैं ज्यादा जल्दीबाजी नहीं मचा रहा हूं। अब बताओ, ये 1300 जूल का चक्कर समझ आया? यस सर। अब ये ऐसा हो गया भैया कि किसी ने मुझे 2000 रुपए दिए। देखो मेरे बैंक बैलेंस में कितने का अंतर आया? किसी ने मुझे 2000 रुपए दिए, 700 मैंने खर्च कर दिए, 1300 का अंतर आया। 2000 दिए, 700 मैंने खर्च कर दिए। इससे आसान क्या होगा? किसी ने मुझे 2000 जूल एनर्जी दी और मैंने 700 जूल एनर्जी खर्च कर दी। कैसे दिख रहा है कि खर्च कर दी? लिख के दिया है उन्होंने, वर्क डन बाय द सिस्टम।
सिस्टम ने वर्क किया, सिस्टम ने वर्क किया तो क्या हुआ, तो सिस्टम की एनर्जी घटी, घटी तो एनर्जी माइनस में लिखनी है। अब की बार आप आंसर बताएंगे सीधा। अब देखिए, वर्क डन ऑन द सिस्टम 100 जूल, heat absorbed, heat release by the system 500 जूल। आप बताएंगे इंटरनल एनर्जी में कितने का चेंज आया। -400 joules. सर -400 जूल। गुड। अब तुम देख रहे हो कुछ बच्चे टीवी की तरह बस क्लास को देखते हैं, फिर वो ये उम्मीद करते हैं कि वो कुछ मन में बनेंगे भी। क्यों? ये हीट रिलीज है, रिलीज है तो इसका मतलब सिस्टम की एनर्जी घटी, क्योंकि सिस्टम ने हीट रिलीज कर दी है, अपने अंदर से निकाल दिया। -500 वर्क सिस्टम पर हुआ है तो इससे एनर्जी बढ़ती है, +100 -400। किसी को कोई जानना हो तो हम उसमें कुछ कह नहीं रहे हैं, आप बता दीजिए कि क्या समस्या आ रही है आपको, नहीं तो खत्म है कि क्या समस्या आ रही है ऑन दी या बाय दी में। जी ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। ले लिए सर। अब एक चीज समझना, वो भी बहुत आसान है, तुम्हें समझना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये स्टेट फंक्शन क्या होता है, स्टेट वेरिएबल क्या होता है। भाई मयंक गर्ग, पिछली क्लास नहीं ली थी तुमने और तुम्हारे दोस्त ने, और मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि तुम वो रिकॉर्डिंग देखी है। अब सुनो, अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई सिस्टम आइसोलेटेड है, वैसे कोई भी सिस्टम परफेक्टली आइसोलेटेड नहीं होता है, लेकिन मान लो कि एक सिस्टम आइसोलेटेड है, तो क्या हम इस पे वर्क डन कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि आइसोलेटेड का मतलब है कि अंदर जो भी चीज है आप उससे संपर्क नहीं कर सकते, आप उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते। अब आपको लगता है कि क्यों नहीं कर सकते, मैं इस कंटेनर को पकड़ के हिला दूंगा, और अगर मैं ये कहूं कि ये कंटेनर की दीवारें 10 मीटर मोटी है, तो आप कैसे हिलाएंगे इसे और कैसे वहां तक पहुंचेंगे? और अगर आप बाहर कुछ करते हैं तो उसके अंदर पहुंचने के चांसेस ना के बराबर है, और अगर पहुंचता भी है तो मैं ये मान लूं अगर कि नहीं पहुंचेगा, आइसोलेटेड का मतलब है कि आपने गैस को आइसोलेट कर दिया, दुनिया से काट दिया है। अब आप आके वर्क डन करने वाले हैं, तो आप क्या है, सराउंडिंग गैस के लिए, गैस से बाहर जो पापा चीज के है तो फोन को हॉटस्पॉट चालू करना। सराउंडिंग मैं क्यों कर सिस्टम रहा? ओरिएंटेशन। देखो ये मैंने किसे ऐड कर लिया, अब ये कुछ बोलेगा। क्या है ओरिएंटेशन? हटा दिया। जेसन ने कुछ लिखा है, देखो पड़ेगा।
सही तो दिख रही है स्क्रीन, कहाँ ब्लर दिख रही है? नहीं सर, कई बार मेरे को ब्लड दिखी बीच बीच में। ये वाईफाई से चलती है भाई स्क्रीन। अगर वाईफाई है तो वो स्लो है तुम्हारा, मतलब या तो खराब चल रहा है, नहीं तो अगर कभी दिक्कत है, प्रॉब्लम नहीं आती है, ये कभी अटकता नहीं है अगर वाईफाई लगाए रखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है इसमें। नो वर्क डन, नो हीट एक्सचेंज। तो ये आप समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए आइसोलेटेड सिस्टम को। तो आप मुझे ये बताएंगे बस कि क्या आप इसकी एनर्जी किसी तरीके से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ना तो वर्क किया जा सकता है ना हीट, ये बताइए। नो सर। नो। नो सर। क्या आप तो इस स्टेटमेंट को समझिए, एनर्जी ऑफ ए आइसोलेटेड सिस्टम, एनर्जी ऑफ ए आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो ये जब कोई बोलता है तो कितना इजी लगता है, हाँ जी आइसोलेटेड सिस्टम ना तो हीट बाहर दे सकता है, एनर्जी घटती कैसे है हीट देने से या वर्क करने से? ये कुछ नहीं कर सकता है, ना ये वर्क कर सकता है ना वर्क इस पे हो रहा है। और मैं ऐसा मान के चलूंगा कि ना तो इस पे वर्क किया जा रहा है और ना ही इसको हीट दी जा रही है, ना इससे हीट ली जा रही है। तो यहां पर फिर ये तय हो जाएगा कि वर्क और हीट यहां इन्वॉल्व नहीं है, और इंटरनल एनर्जी इन दो ही चीजों से चेंज होती है, वर्क से हीट से, और ये दोनों नहीं किया जा सकता है तो गैस की एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। और लेट सपोज गैस की एनर्जी 2000 जूल थी सन 1900 में, तो आज कितनी है? 2000। अगर सिस्टम परफेक्टली आइसोलेटेड है आज भी 2000 है। यहां से ये साबित होता है कि एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है और ना घटाई, क्योंकि ना तो एनर्जी अपने आप बढ़ी और ना घटी। यानी ये जो लॉ है ये कहता है कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। बिल्कुल क्लियर है या नहीं? अगला टॉपिक भी बिल्कुल क्लियर रखूंगा मैं, कठिन है, बताओ। Yes. यस सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। हाँ, तो ये क्लास मेनली इस टॉपिक के सर लिए एक ली डाउट है है। सर, जो मिल्टन की बोतलें आती हैं उसमें भी अगर हम कोई गर्म पानी डालते हैं वो तुरंत तो नहीं पर 1 या 1.5 दिन बाद ठंडा हो जाता है, तो सर उसका मटेरियल खराब है या उसमें क्या हो रहा है? देखो, मैंने कम से कम 20 बार ये बात बोली है कि कोई भी सिस्टम परफेक्टली आइसोलेटेड नहीं होता है। और मैंने एक चाय का एग्जांपल दिया था पिछली क्लास में, ये कि अगर सन 1800 में तुमने कोई चाय बना के रखी है तो वो अभी तक गर्म नहीं रहने वाली है। जिस तरीके से कोई भी गैस आइडियल नहीं होती है, ऐसे ही कोई भी सिस्टम परफेक्टली आइसोलेटेड नहीं होता है। लेकिन अगर आपने लिख दिया है कि वो परफेक्टली आइसोलेटेड है तो ये सब कुछ वैलिड है। तो मिल्टन की जो बॉटल है वो अच्छी होती है, लेकिन अगर वो बॉटल दुनिया के सबसे अच्छे साइंटिस्ट ने भी बनाई होती तो भी वो हीट को हमेशा नहीं रोक पाती। क्लियर है या नहीं, बताओ। यस सर। ओके सर। ठीक है, अब सुनो भाई, ये टॉपिक समझना है जी। और अगली क्लास में तैयार होके आना है, याद मैं तुम्हें दिला दूंगा कि भाई तुम्हें पढ़ना है, ठीक। अब देखो, अच्छा, वर्क ऑफ एक्सपेंशन। अभी तो टॉपिक की हेडिंग डाली है तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा कि क्या मतलब है इसका। एक और हेडिंग है इसी की, इरिवर्सिबल वर्क डन। जी बहुत ही जरूरी हेडिंग है इरिवर्सिबल वर्क डन।
क्या मतलब होता है इसका भी देखते हैं। ये ठान लेना मन में कि ऐसा हो ही ना जाए कि ये तुम्हारे समझ ना आए। ये एक पिस्टन है और इसको देखो, पिस्टन आ रहा है, मैंने तुमसे क्या कहा था 5वें ही चैप्टर में। मेरे पढ़ाने के तरीके में ऐसे झोल नहीं है कि आज आ रहा है तो उसके भी समझ आ रहा है, जो कल आ रहा है उसके भी समझ आ रहा है, कोई बीच में आया तो उसके भी, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि मैं एक फ्लो में बताऊंगा टॉपिक। पहले ही, अगर बहुत दिनों पहले ही ये तय हो गया था कि आपको पिस्टन के बारे में पता होना चाहिए कैसे काम करता है। देखिए, यहाँ पर एक कटोरा रखिए, पहले बहुत जरूरी है ये, और इस कटोरे में सैंड पार्टिकल रखिए, और वो गिनती क्या है सैंड पार्टिकल्स की ये भी याद रखिए। ओ ओ ओ ये सैंड पार्टिकल्स की गिनती है, 10 लाख है मान लीजिए। लेकिन आपको ये तो पता ही होगा कि ऊपर नीचे का प्रेशर बैलेंस है, तो पिस्टन खिसक नहीं रहा है। अगर आपको कभी कोई डाउट हो तो आप बीच में पूछिएगा मुझसे। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे समझेंगे। ये गैस है, इस समय वॉल्यूम V1 है, और इनिशियल लिख लो VI। एक्सटर्नल प्रेशर इसे बोला जाएगा इंटरनल। इसे एक्सटर्नल बराबर है फिलहाल इंटरनल के। सडनली सैंड पार्टिकल्स रिमूव। अगर मैं सारे सैंड पार्टिकल एक साथ हटा दूं, 10 लाख के 10 लाख, सुनो एक साथ बोल रहा हूं मैं, एक साथ इस सेंटेंस, यानी मैं कभी ऐसा भी बोलूंगा कि एक साथ नहीं हटाएंगे, धीरे धीरे हटाएंगे। यानी अगली क्लास में मैं एक साथ नहीं हटाऊंगा, अभी मैं बोल रहा हूं एक साथ हटाए। अगर एक साथ हटाता हूं तो एक्सटर्नल प्रेशर कम हो जाएगा इंटरनल से, ठीक। अगर एक्सटर्नल इंटरनल से कम हो गया, पिस्टन ऊपर जाएगा। ऊपर जाता ही रहेगा क्या? नहीं, रुक जाएगा ऊपर जाके। कौन बच्चा ये बात बताना चाहेगा या समझाना चाहेगा? बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी, दूसरे बच्चों को भी, उन्हें भी शायद समझ आ जाए। जब एक्सटर्नल कम हो गया था इंटरनल से, तो पिस्टन अब रुक गया है, और अगर अब रुक गया है तो फिर से एक्सटर्नल बराबर हो गया है इंटरनल के। आपको बताना है बहुत सीधे लैंग्वेज में, बहुत आसान वर्डिंग में। कैसे बताओ? बहुत आसान चीज है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इंटरनल प्रेशर इक्वल हो गए। इक्वल हो गए, ये पूछ रहा हूं मैं कि इक्वल कैसे हो गए बाद में। बताओ। सर पिस्टन रुकेगा ही तब जब ऊपर वो एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर सेम होगा। जी बिल्कुल, ये बात सही है, लेकिन फिर भी आप नहीं बता पाए आसान तरीके से। ये अच्छा है कि ये सेंटेंस आपने याद रखा है, मैंने बोला है। भाई कौन बताएगा? जल्दी बताओ यार, क्या तुम भी पता नहीं। वरुण का तो माइक ही खराब है, वरुण को में भी पता ही होता है ये, लेकिन वरुण का माइक खराब है। जतिन मेरे बेटे, तू बता दे। सुनो, एक्सटर्नल और इंटरनल बराबर थे, एक्सटर्नल कम हो गया इंटरनल से, तो पिस्टन ऊपर खिसका, ऊपर खिसकता है पिस्टन, तो फिर प्रेशर कम हो जाएगा ना नीचे का। अगर आप पिस्टन को ऊपर खिसकाएंगे तो ये गैस ज्यादा वॉल्यूम में आ जाएगी। यानी अभी ये खिसक रहा है, इंटरनल ज्यादा है, मगर खिसकने से ये वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ने से इंटरनल प्रेशर घट जाएगा। घट के वो दोबारा किसके इक्वल हो जाएगा? एक्सटर्नल के। अच्छा, तो इस प्रोसेस में वर्क
इज डन बाय द सिस्टम है, और इस वर्क को कहेंगे वर्क ऑफ एक्सपेंशन, यानी गैस एक्सपेंड हुई है, यानी गैस अपनी जगह से एक्सपेंड होकर ऊपर चली गई है, वर्क ऑफ एक्सपेंशन, यानी गैस एक्सपेंड हो गई है। तो मैंने आपसे ये पूछना है कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम वर्क ऑफ एक्सपेंशन, तो आप मेरे को एक बात फिर बताएंगे कि इस वर्क में सिस्टम की एनर्जी घटी होगी या बढ़ी होगी, बताइए। सर घटी होगी। घटी होगी जी, बिल्कुल, क्योंकि सिस्टम ने वर्क किया है सराउंडिंग पे। वर्क डन कैसे निकलता है, मैंने पढ़ा है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर वर्क मैकेनिकल हो, मैकेनिकल वर्क कौन सा होता है जिसमें फोर्स लगता है, फोर्स वाला वर्क है। हाँ, तो ये फोर्स वाला ही तो वर्क है। तो वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, प्रेशर का क्या फॉर्मूला है? प्रेशर का फॉर्मूला है Force फोर्स upon area। अपॉन में एरिया। अब ये बताना है तुम्हें, होशियार बच्चा ही बता पाएगा, इसे तुक्का नहीं मानना है। ये कौन सा प्रेशर है, एक्सटर्नल इंटरनल? हो गई बोलती बात। कौन सा प्रेशर है भाई? सर इंटरनल। नहीं, एक्सटर्नल। कैसे, मैं समझाता हूं। लेट सपोज पिस्टन को आप उठा रहे हैं अंदर से, या आप खड़े हैं और ऐसे आप पिस्टन को उठा रहे हैं, ठीक? फिगर कैसा दिख रहा है देखो। हाँ, आप पिस्टन को उठा रहे हैं ऊपर, तो डिपेंड करता है कि आप कितना फोर्स लगा रहे हैं, किस बात पर। दो जनों को लेते हैं, मान लो कि इसे जेसन को लेते हैं और मान लो आदित्य को। आदित्य को कितना वर्क करना पड़ रहा है, ये डिपेंड किस पर है, ऊपर कितना प्रेशर है। ऊपर जितना ज्यादा प्रेशर होगा, उठाने के लिए उतना ही वर्क करना पड़ेगा। तो गैस कितना वर्क कर रही है, ये डिपेंड है ऊपर वाले प्रेशर पर। वही अगर मान लो कि जेसन के केस में ऊपर प्रेशर है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, ऊपर वैक्यूम है, ऊपर एयर ही नहीं है, तो पिस्टन में तो वजन ही नहीं है। तो अगर जेसन ऊपर उठा भी देता है पिस्टन को, तो जेसन का फोर्स जीरो है। क्यों? क्योंकि जेसन ने जिस चीज पर फोर्स लगाया है ऊपर की तरफ, उसका मास तो है ही नहीं पिस्टन, और ऊपर गैस भी नहीं है, तो ऊपर भी कोई मास नहीं है। और फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। जब मास ही नहीं है तो फोर्स किस बात का? और क्लियरली ये हाथों पे महसूस हो रहा है, मैथ की जरूरत नहीं है यहाँ, कि अगर एक पिस्टन फ्रिक्शन लेस, वेट लेस है और ऊपर एयर नहीं है, यानी ऊपर का प्रेशर जीरो है, तो जेसन ने उसे उठाने में कोई वर्क नहीं किया। तो वर्क किस पर डिपेंड है, अब ये बताओ, ऊपर वाले प्रेशर पर या नीचे वाले पर? बताओ। ऊपर वाले पे। सर ऊपर वाले पे। ऊपर वाले पर। तो अब ये बात याद रखनी है, इसमें गड़बड़ नहीं करनी है। अगर आपकी एक दो क्लासों में ये गड़बड़ नहीं हुई तो आपको ये चैप्टर ऐसे आ जाएगा, कभी दिक्कत नहीं होगी। P एक्सटर्नल इक्वल्स टू फोर्स अपॉन में एरिया है। तो फोर्स की जगह P एक्सटर्नल इंटू एरिया लिखा जा सकता है, P एक्सटर्नल इंटू एरिया। तो फोर्स की जगह मैं लिख रहा हूं, ये ब्रैकेट में कर देता हूं, इतना हिस्सा। फोर्स की जगह मैं लिख रहा हूं P एक्सटर्नल इंटू एरिया। ये बताओ, A गुणा में L, L तो डिस्प्लेसमेंट है, यानी L तो लेंथ है, ये वाली इतनी लेंथ तक पिस्टन चला, और कितना एरिया चला है, ये एरिया, ये एरिया है, पाई आर स्क्वायर स्फीयर है ना, वो सर्कल जो है, पता नहीं क्या होता है, मैं मैथ में नहीं पढ़ रहा। ए, तो ए गुणा में एल क्या हो गया, डेल्टा, ये वॉल्यूम नहीं निकल गया, ये वाला पूरा वॉल्यूम, लेंथ मल्टीप्लाई एरिया। एरिया में आपकी लेंथ ब्रेथ आ जाती है, और ये हाइट और आ गई, तो लेंथ ब्रेथ हाइट वॉल्यूम बन जाता है, क्यूब से समझो। तो एरिया इंटू लेंथ किसके बराबर है, चेंज इन वॉल्यूम। अब ये चेंज इन वॉल्यूम क्या बवाल है भाई? बवाल ये है, ये इनिशियल वॉल्यूम है और ये फाइनल। तो जो डेल्टा वी है
यानी अंतर कितना आया वॉल्यूम में, इतने का अंतर आया जिसपे मैं मार्क कर रहा हूं, और ये अंतर बराबर है V फाइनल माइनस V इनिशियल के। तो ये जो अंतर है डेल्टा V यानी चेंज इन वॉल्यूम, ये चेंज इन वॉल्यूम जो वॉल्यूम है ये कितना वॉल्यूम है, ये लेंथ इंटू एरिया, तो ये डेल्टा V निकल गया। यानी कितना आसान हो गया फॉर्मूला। अगर आपको वर्क निकालना है तो इतना सा इस पिस्टन के अंदर तो इतना आसान है, ऊपर कितना प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 1 atm डालिए और बस पता कर लीजिए कि वॉल्यूम में कितना चेंज आया है, इनिशियल क्या था फाइनल क्या था। W इक्वल्स टू P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। आया समझ में कि नहीं, ये बताओ, फाइनल है ये? यस सर। हाँ जी, लेकिन अभी आप जाएंगे नहीं, रुक जाइए 2-4 मिनट, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। भाई ये जो टॉपिक है और ये जो इक्वेशन मैंने अभी लिखी थी, ये इस चैप्टर की जान है। जान का मतलब है कि दिल है। जैसे आप ऐसा समझ लीजिए, कोई एग्जांपल दे दूं मैं अगर तुम्हें किसी पुराने चैप्टर में, अभी देता हूं, मोल कंसेप्ट की तरह समझ लो। अच्छा सुनो, W इक्वल्स टू P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। अभी अभी जो तुमने वर्क डन सीखा था वो वर्क ऑफ एक्सपेंशन था, यानी उसमें जो गैस है वो एक्सपेंड हो रही थी। तो एक्सपेंड हो रही थी तो वर्क जो है सिस्टम कर रहा था, वर्क डन बाय द सिस्टम, और वर्क सिस्टम कर रहा था ऑन सराउंडिंग, सराउंडिंग पर, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग। तो ऐसा वर्क डन का फॉर्मूला नेगेटिव नहीं, वैल्यू नहीं, ये थोड़ा कंफ्यूज कर देगा, मैं इतना लिख लो, वर्क डन की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। चलो अब तुम्हें बताना है, होनी चाहिए भाई, बताना है इसमें, है ना, नहीं तो मेरे को अकेले अकेले मत पढ़वा देना। P एक्सटर्नल, प्रेशर तो नेगेटिव नहीं आएगा, वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। ये अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, लेट सपोज प्रेशर 2 atm था, वॉल्यूम की जगह V फाइनल माइनस V इनिशियल, फॉर्मूला चेक कर लो, दिक्कत हो तो 10 सेकंड में बताओ। ये बताओ अगर एक्सपेंशन हुआ है तो V फाइनल माइनस V इनिशियल नेगेटिव आएगा पॉजिटिव, ये बताओ। पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव है। तो तुम्हें क्या लग रहा है अब वर्क डन कैसा आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और एक्सपेंशन में तो फाइनल बड़ा होता है ना, एक्सपेंशन में फाइनल बड़ा होता है, गैस एक्सपेंड हो गई, फाइनल बड़ा इनिशियल छोटा, फाइनल माइनस इनिशियल भी पॉजिटिव आएगा, और प्रेशर भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये गलत नहीं हो रहा, एक्सपेंशन में वर्क डन आना चाहिए नेगेटिव और आ रहा है क्या, पॉजिटिव। तो इसलिए फॉर्मूले में ऊपर वालों ने अपने आप ही माइनस लगा के दिया है, माइनस आप लगा के रखेंगे तो ही वर्क ऑफ एक्सपेंशन का साइन माइनस आएगा। इस माइनस को कभी छुटाना नहीं है, हमेशा लगा रहेगा, यानी ये फॉर्मूला अधूरा है। माइनस क्यों लगाया गया है, अब ये पूछ के दिमाग नहीं खराब करना है। माइनस इसलिए लगाया गया है क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वर्क प्लस में आ रहा है एक्सपेंशन का, माइनस लगा लोगे तो माइनस में आएगा, और फिर अगर ये माइनस लगा रहे तो कंप्रेशन में क्या होता है देखते हैं। कंप्रेशन का मतलब गैस दब रही है, अब तुम्हें बताना है, सुनो कंप्रेशन का मतलब गैस दब रही है, तुम बताओगे W P एक्सटर्नल, तो ये तो ये तो आएगा नहीं नेगेटिव पॉजिटिव, डेल्टा V फाइनल माइनस V इनिशियल, बताओ नेगेटिव आएगा पॉजिटिव, V फाइनल माइनस V नेगेटिव आएगा, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम बड़ा है या छोटा, बताओ भाई मुझे, फाइनल वॉल्यूम छोटा है सर, छोटा है, तो वर्क डेल्टा V क्या आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव आएगा तो वर्क डन नेगेटिव आ रहा है, क्या कंप्रेशन का नेगेटिव आना चाहिए वर्क डन, नहीं सर पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि कंप्रेस अगर कोई गैस हो रही है तो सराउंडिंग उसे कंप्रेस कर रहा है, कोई गैस, कोई पिस्टन नीचे जा रहा है तो हो सकता है आपने उस पिस्टन को नीचे दबाया हो, तो आप सराउंडिंग है,
सिस्टम तो के सर लिए सिस्टम पे वर्क डन हो रहा है। तो सिस्टम पर वर्क डन हो रहा है तो वर्क डन प्लस में आना चाहिए, लेकिन फिलहाल किस में आ रहा है? नेगेटिव। और अगर यहाँ नेगेटिव लगा होता तो किस में आता? पॉजिटिव। 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 तो समझ गए नेगेटिव क्यों लगा के रखना है? यस सर। यस सर। अब ये बताना है क्या नेगेटिव, माइक खोल के रखो, ये बताना है कि क्या नेगेटिव को किस में लगाना है? एक्सपेंशन वाले में लगा के रखना है या कंप्रेशन वाले में? सर दोनों में। दोनों में। दोनों में लगा के रखना है। तो फॉर्मूला दोनों का सेम है। ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला में आप कहें कि कंप्रेशन वाला, कल को मान लो कि जेसन कहने लग जाए कि कंप्रेशन वाला वर्क होना चाहिए पॉजिटिव और एक्सपेंशन वाला वर्क नेगेटिव, तो ये फॉर्मूला कर लो पॉजिटिव और ये फॉर्मूला नेगेटिव। फॉर्मूला दोनों का नेगेटिव पॉजिटिव में एक ही है। वर्क फोर्स जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव आता है ना, डायरेक्शन के हिसाब से। तो फोर्स के फॉर्मूले में तो नेगेटिव नहीं लगा रहता है ना, वो तो mg या ma ही है। ऐसे ही दोनों का फॉर्मूला सेम है। प्लस और माइनस जो होता है वो फॉर्मूला नहीं होता है, वैल्यू होती है, जो वैल्यू निकल के आएगी। ये इरिवर्सिबल वर्क डन है। यहीं से हमें अगली क्लास में सीखना है। अब आप समझ रहे हैं कि चैप्टर आगे कैसे चेंज हो सकता है, आपको थोड़ा दिख रहा है। अब ये गलती मत कीजिएगा, दोनों क्लास की रिकॉर्डिंग देख के आइए। क्लास में अगर आ रहे हैं तो उसे पिक्चर की तरह नहीं देखना है बिल्कुल भी। ठीक है जी।